बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 6। तो टॉपिक का नाम है कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिज़ल्ट। कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिज़ल्ट में हमने दो रूल पहले पढ़ चुके हैं। हम प्रीवियस लेक्चर में दो रूल्स हम पढ़ चुके हैं। एक कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिज़ल्ट ऑफ एडिशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज़ और सब्ट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज़। सेकेंड रूल हमने पढ़ा था कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। प्रोडक्ट एंड कोशेंट वाला रूल हमने पढ़ा है और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाला रूल हमने पढ़ा है। थर्ड रूल जो है, थर्ड जो मेथड है, तरीका है, वो है जनाब पावर ऑफ क्वांटिटी। मतलब ये है कहने का कि अगर हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, कोई फाइनल वैल्यू मालूम करते हैं और उसमें किसी क्वांटिटी के ऊपर पावर आ जाए, पावर एक्सपोनेंट, तो याद रखिए 4 बाई, फॉर एग्जांपल ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए ये फार्मूला है 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर क्यूब, 4 बाई 3 पाई आर क्यूब। अब 4 बाई 3 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, हमारे पास रेडियस ऑफ स्फीयर में अनसर्टेनिटी आ सकती है। मतलब ये है कहने का कि अगर हमने वॉल्यूम मालूम करना है तो फॉर एग्जांपल ये एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, तो इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मालूम करने के लिए पहले हमने क्या करना होगा, इसका रेडियस मालूम करना होगा। क्या चीज़? रेडियस। और रेडियस मालूम करने के बाद इस फार्मूले में पुट करके हम वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। अब रेडियस हम किसी भी तरीके से मेजर करेंगे तो फिज़िक्स में कोई भी मेजरमेंट हम कहते हैं एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होता। हर एक मेजरमेंट में क्या होता है, कोई ना कोई गलती होती है, अनसर्टेनिटी होती है। तो अगर हम पहले ये आर मालूम करेंगे तो इसमें अनसर्टेनिटी होगी। अब इस आर को जब हम इस फार्मूले में यूज़ करेंगे तो इसके ऊपर क्यूब है, तो वॉल्यूम में जो अनसर्टेनिटी होगी ये हमारे पास अनसर्टेनिटी इन आर के इक्वल नहीं होगी। इस वॉल्यूम के अंदर जो अनसर्टेनिटी होगी, इस आर के अंदर अनसर्टेनिटी की वजह से, आर के अंदर अनसर्टेनिटी की वजह से वॉल्यूम के अंदर जो अनसर्टेनिटी होगी, जो मीन्स के एरर होगी, वो उसकी मतलब इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए मुख्तलिफ तरीका, वो अलग सा तरीका है हमारे पास, मीन्स के एक अलग तरीका है। तो लेट सपोज इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का रेडियस है 2.25 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे इसके साथ अनसर्टेनिटी नहीं लिखी हुई, लेकिन लीस्ट काउंट और डेसिमल प्लेस से हमें पता चलता है कि इस रेडियस के अंदर अनसर्टेनिटी है हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर। मतलब यह है कि अगर इस रेडियस को अगर हम एलॉन्ग विद अनसर्टेनिटी लिखे तो एलॉन्ग विद अनसर्टेनिटी हमारे पास रेडियस आ जाएगा 2.25 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। इधर देख, एलॉन्ग विद अनसर्टेनिटी इस रेडियस को अगर मैं लिखूंगा तो 2.25 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। अच्छा, ये तो बात हो गई कि भाई रेडियस एलॉन्ग विद अनसर्टेनिटी। अब अगर हम अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम की बात करें तो इसके लिए तरीका ये है कि सबसे पहले हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करेंगे। किस चीज़ के अंदर? रेडियस के अंदर। क्या तरीका है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन रेडियस डिवाइडेड बाई मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100। ये जो भी आंसर आएगा ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस हमने मालूम कर ली। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस हम पहले मालूम करेंगे, ठीक है। इसके बाद परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम की अगर हम बात करें, ये जो वॉल्यूम है इसके अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी किस चीज़ की इक्वल होगी? पावर ऑफ क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर। तो पावर मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर, तो यह आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.4, 1.2%। तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम आ गई, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम। अगर इस फार्मूले में फॉर एग्जांपल यहाँ पे पावर 2 होती तो फिर हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी करते हैं। यहाँ पे पावर 5 होगी तो फिर हम यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी करेंगे। बहरहाल अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम कैलकुलेट कर दी। अब क्या करेंगे? फार्मूला यूज करेंगे। इस फार्मूले में 4 बाई 3 पाई की वैल्यू और रेडियस की वैल्यू, इसके साथ प्लस माइनस लिखेंगे जो हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट की हुई है। तो ये सब कुछ को जब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये ब्रैकेट के अंदर कैलकुलेटर से 47.7 सेंटीमीटर क्यूब प्लस माइनस 1.2% ऑफ दिस वैल्यू। ये जो हम कहते हैं ना 1.2%, तो किस चीज़ का 1.2%? यहाँ पे जो हमने मेजर्ड वैल्यू मालूम की हुई है, जो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू आई हुई है,
इस मेजर्ड वैल्यू की 1.2%। तो इसको कैलकुलेट करने का 1.2 डिवाइड बाई 100, परसेंटेज खत्म हो गई, नीचे 100 मल्टीप्लाइड बाई 47.7। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो फाइनल आंसर जो हमारे पास आएगा वॉल्यूम के लिए 47.7 सेंटीमीटर क्यूब प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और ये इसके अंदर क्या चीज़ है, ये इस वॉल्यूम के अंदर अनसर्टनिटी है 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटे ये बुक वाली एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन कराई आपको ताकि अगर आप बुक में भी देख ले तो आपको इस चीज़ की समझ आए। तो आज हमने मतलब ये जो थर्ड मेथड था, थर्ड रूल जो है ये है पावर ऑफ क्वांटिटी, कि भाई किसी भी फार्मूले में अगर कोई एक क्वांटिटी इस्तेमाल हो रही है, उस क्वांटिटी के ऊपर कोई पावर आ रही है 2, 3, 4, 5 एनी नंबर, तो फाइनल जो हमारे पास आंसर आएगा उसके अंदर जो अनसर्टनिटी होगी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मैंने तरीका जो है वो एक्सप्लेन किया। अब आप ज़रा प्रैक्टिस कर ले घर जाके, मतलब अपने घर में बैठ के आप प्रैक्टिस करें। आप सपोज करें कि लेट्स सपोज रेडियस की बात करें, रेडियस फॉर एग्जांपल एरिया आपने मालूम करना है, एरिया ऑफ सर्कल। ये एक सर्कल है और इसका जो रेडियस है लेट्स सपोज, सर्कल का रेडियस है लेट्स सपोज r, दैट इज r इज इक्वल टू लेट्स सपोज, मैं सपोज करता हूँ 5.0 सेंटीमीटर। आप क्या मालूम करें, आप एरिया मालूम करें एलॉन्ग विद अनसर्टनिटी। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, परसेंटेज अनसर्टनिटी इन आर मालूम करनी होगी, उसके बाद परसेंटेज अनसर्टनिटी इन एरिया मालूम करनी है। मतलब है कि एरिया के लिए अगर फार्मूला आप देखें तो फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, ये रेडियस एरिया ऑफ सर्कल के लिए फार्मूला है। तो इसके अंदर जो आर है वो गिवन है, परसेंटेज अनसर्टनिटी इन आर, उसके बाद परसेंटेज अनसर्टनिटी इन एरिया विच इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज अनसर्टनिटी इन आर। उसके बाद ये इसी तरह प्लस माइनस करके आपने कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट रूल है अनसर्टनिटी इन एवरेज वैल्यू ऑफ मेनी मेजरमेंट्स। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा मेजरमेंट्स है और हम इन मेजरमेंट्स की एवरेज वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, तो उसके लिए फाइनल आंसर, फाइनल रिजल्ट में जो अनसर्टनिटी होगी उसके लिए भी तरीका मुख्तलिफ है। तो लेट्स सपोज हमारे पास 3 मेजरमेंट्स हैं, आपकी बुक में एक एग्जांपल लिखी हुई है x1, x2 और x3। हमने क्या मालूम करना है, मीन और एवरेज वैल्यू हमने मालूम करनी है, क्वेश्चन मार्क मालूम करनी है। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिंपल मीन वैल्यू मालूम करेंगे, सिंपल मीन। तो x मीन इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई प्लस x3 डिवाइड बाई 3, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटीज। मीन वैल्यू क्लास 9 में आप पढ़ चुके हो, क्लास 8 में आप पढ़ चुके हो, मीन वैल्यू हमेशा किस चीज़ की इक्वल होती है, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटीज। x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, ये वैल्यूज गिवन है, ये वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट कर दी, 3 से डिवाइड किया, ये आंसर आ गया। अब अगर हम विदाउट अनसर्टनिटी मालूम करना चाहते हैं, विदाउट अनसर्टनिटी, अगर हम विदाउट अनसर्टनिटी मालूम करना चाहते हैं, विदाउट अनसर्टनिटी, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। लेकिन अगर हमने एलॉन्ग विद अनसर्टनिटी मीन वैल्यू मालूम करनी है, यहाँ पे जो वैल्यूज हमें गिवन है, x1 वैल्यू गिवन है, तो इस x1 के अंदर अनसर्टनिटी है 0.1 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर, इधर भी अनसर्टनिटी है 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर। हर एक मेजरमेंट के अंदर अनसर्टनिटी एग्जिस्ट कर रही है। लिहाजा अगर हम इन 3 वैल्यूज की मीन वैल्यू मालूम करना चाहें तो उस मीन वैल्यू के अंदर भी अनसर्टनिटी होगी। अब अगर हमने मीन वैल्यू मालूम करनी है एलॉन्ग विद अनसर्टनिटी, तो हमारा काम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। हमने मीन वैल्यू के बाद क्या करना होगा, इस मीन वैल्यू की डिविएशन मालूम करनी होगी इन तीनों वैल्यूज के साथ। तो सबसे पहले डिविएशन ऑफ x1 विद मीन, ये हमारे पास x मीन माइनस x1 या x1 माइनस x मीन, हमने जस्ट डिफरेंस मालूम करना है। आप x मीन माइनस x1 लिखो या x1 माइनस x मीन लिखो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x मीन माइनस x1 वैल्यूज पुट हो गई, ये चीज़ आ गई। फिर डिविएशन ऑफ x2 विद मीन, डेल्टा x2 x मीन माइनस x2, ये चीज़ आ गई। डिविएशन ऑफ x3 विद x मीन, डेल्टा x3 x मीन माइनस x3, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे ये जो माइनस आंसर आ रहा है, मैंने पहले आपको बताया कि हमने जस्ट डिविएशन को देखना है, हमने ये देखना है कि भाई x3 और x मीन में डिफरेंस कितना है, 0.01 का डिफरेंस है। कौन सी क्वांटिटी कम है, कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा है x मीन और x3 में से, इसको हम नहीं देखेंगे।
अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे x1 माइनस एक्स मीन करेंगे तो इधर हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा, इधर हमारे पास फिर पॉजिटिव साइन आएगा। बहरहाल डिविएशन का मतलब होता है कि हमने जस्ट डिफरेंस देखना है, हमने इसके साथ जो साइन लगेगा उसको हमने नहीं देखना, हमने जस्ट हर एक वैल्यू की, ये जो हमारे पास 3 वैल्यूज गिवन है, हर एक वैल्यू की हमने मीन वैल्यूज के साथ क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। तो हमने डिफरेंस मालूम किया, हर एक क्वांटिटी का मीन वैल्यू के साथ डिफरेंस मालूम हो गया। अब हमने मालूम करना है मीन डिविएशन। तो मीन डिविएशन डेल्टा एक्स मीन इज इक्वल टू डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 डिवाइड बाई 3, वंस अगेन मीन वैल्यू। तो ये हमारे पास आ गई क्या चीज, डेल्टा एक्स मीन, डेल्टा एक्स मीन, डेल्टा एक्स मीन, यहां पे हमारे पास ये चीज आ गई। अब अगर हम फाइनल आंसर लिखे, फाइनल रिजल्ट लिखे, तो मैंने आपको बोला अगर हम विदाउट अनसर्टनिटी फाइनल वैल्यू मालूम करना चाहते तो फिर हमारा काम यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे हमारा काम खत्म होता। लेकिन चूंकि हमने फाइनल आंसर मालूम करना है अलॉन्ग विद अनसर्टनिटी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमने काम किया, ये हमने फाइनल रिजल्ट के अंदर अनसर्टनिटी मालूम करने के लिए हमने ये मैथमेटिकल वर्क किया। अब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल मीन प्लस माइनस मीन डिविएशन। ये जो सिंपल मीन हमने मालूम किया था यहाँ पे, सिंपल मीन, तो ये सिंपल मीन प्लस माइनस मीन डिविएशन, तो ये चीज आ जाएगा 1.51 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.007 सेंटीमीटर। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 1.51 प्लस माइनस 0.007 और होल के साथ यहाँ पे सेंटीमीटर। तो बहरहाल ये हमारे पास अगला रूल था कि भाई अनसर्टनिटी इन एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट्स। अगर हमने मैनी मेजरमेंट्स की एवरेज वैल्यू मालूम करनी हो, मीन वैल्यू मालूम करनी हो अलॉन्ग विद अनसर्टनिटी, अभी तक जो आप लोग मीन वैल्यू के साथ फेमिलियर है वो ये है कि अगर हमारे पास 3 वैल्यूज गिवन हो, मीन वैल्यू मालूम करनी हो, तो सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, हमारे पास मीन वैल्यू आ गई, बात खत्म। लेकिन अगर हमने देखना ये है कि भाई हर एक क्वांटिटी के अंदर अनसर्टनिटी एग्जिस्ट करती है जो गिवन क्वांटिटीज है, तो गिवन क्वांटिटीज के अंदर अगर अनसर्टनिटीज एग्जिस्ट कर रही है गिवन क्वांटिटीज के अंदर, तो फिर क्या होगा, इन क्वांटिटीज की या इन वैल्यूज की अगर हम मीन वैल्यू मालूम करेंगे तो मीन वैल्यू के अंदर भी अनसर्टनिटी जरूर एग्जिस्ट करेगी। तो फिर क्या होगा, हमने फिर यह तरीका करना होगा। लास्ट रूल, अनसर्टनिटी इन पीरियाडिक टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। तो अनसर्टनिटी इन पीरियाडिक टाइमिंग एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि अगर हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहें, पीरियाडिक एक्सपेरिमेंट, फॉर एग्जांपल अगर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हम मालूम करना चाहें, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो उसके लिए क्या करना होता है, प्रैक्टिकली तरीका ये होता है कि हम इसको यहाँ से छोड़ देते हैं ए से, ये पेंडुलम जो ही हम इसको छोड़ते हैं स्टॉप वॉच ऑन करते हैं, स्टॉप वॉच ऑन करते हैं, ये पेंडुलम जाता है कहाँ पे, ये जाता है ओ पे, ओ से होता हुआ बी पे जाता है, बी से वापस आता है, फिर ओ से होता हुआ वापस ए पे जाता है और इस तरीके से ये वाइब्रेट करता है। अब हमने मालूम क्या करना है, मालूम ये करना है 1 वाइब्रेशन के लिए टाइम। तो 1 वाइब्रेशन के लिए टाइम अगर हम मालूम करना चाहें तो उसके लिए तरीका ये होता है कि हम यहाँ पे 1 2 3 के साथ इस बॉब को रिलीज करते हैं पॉइंट ए से और साथ में स्टॉप वॉच ऑन करते हैं, फिर नंबर ऑफ वाइब्रेशन काउंट करते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन 30 नंबर ऑफ वाइब्रेशन लेट सपोज हमने काउंट कर ली। स्टॉप वॉच जब बंद किया हमने 30 वाइब्रेशन कंप्लीट होने के बाद, तो स्टॉप वॉच जो है वो इतना टाइम शो कर रही थी स्टॉप वॉच। तो ये जो टाइम है इसके अंदर अनसर्टनिटी आपको नजर आ रही है, 0.1 सेकेंड जो है इसके अंदर अनसर्टनिटी है। अगर मैं इसी टाइम को अलॉन्ग विद अनसर्टनिटी लिखूंगा तो 54.6 सेकेंड प्लस माइनस 0.1 सेकेंड, ये भी आपके बुक की वैल्यूज है। बुक की वैल्यूज आज मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर आप उधर बुक देखें तो आपको इस चीज की समझ आए। तो 54.6 सेकेंड अलॉन्ग विद अनसर्टनिटी ऑफ 0.1 सेकेंड, मतलब यह कहने का कि 30 वाइब्रेशन के लिए इतना हमने टाइम नोट किया जिसके अंदर अनसर्टनिटी कितनी है 0.1 सेकेंड। मालूम क्या करना है हमने, मालूम करना है हमने टाइम पीरियड हमने मालूम करना है। तो बेटा टाइम पीरियड के लिए फार्मूला ये है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। 50.6 सेकेंड डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू 1.82 सेकेंड,
1.82 सेकेंड, ये हमारे पास इस पेंडुलम का टाइम पीरियड आ गया। अगर हमने बीच में अनसर्टनिटी की बात नहीं करनी तो हमारे पास ये आंसर है, बस बात खत्म। लेकिन अगर हम टाइम पीरियड को मालूम करना चाहते हैं along with uncertainty, तो फिर उसके लिए क्या करना होगा, हमने अनसर्टनिटी भी मालूम करनी है। डेल्टा टी, अनसर्टनिटी इन टाइम पीरियड, अनसर्टनिटी इन टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। तो अनसर्टनिटी इन टोटल टाइम कितनी है, 0.1 सेकेंड। तो 0.1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 0.003 सेकेंड। अब ये अनसर्टनिटी इन टाइम पीरियड है और ये ऊपर जो है ये टाइम पीरियड है। तो अगर मैं फाइनल रिजल्ट लिखूंगा, फाइनल आंसर, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1.82 सेकेंड अलॉन्ग विद अनसर्टेनिटी ऑफ 0.003 सेकेंड। तो ये हमने टाइम पीरियड मालूम किया अलॉन्ग विद अनसर्टेनिटी। यहाँ पे अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करने का के रूल जो थे, तरीके जो थे, वो ख़त्म हो गए। इस पीरियाडिक टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में ये 2 पॉइंट आपने याद करने हैं, और वो ये कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि अनसर्टेनिटी इन टोटल टाइम, अनसर्टेनिटी इन टोटल टाइम हमारे पास किस चीज़ के साथ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट। अनसर्टेनिटी इन अ टोटल टाइम फॉर n नंबर ऑफ वाइब्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट। अगर हम फॉर एग्जांपल एक ही लीस्ट काउंट वाले स्टॉपवॉच से टोटल टाइम मेजर करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करें और हम एक ही स्टॉपवॉच से टोटल टाइम मेजर करें, तो हमारे पास जो टोटल टाइम के अंदर अनसर्टेनिटी होगी वो हमेशा सेम होगी। क्यों? क्योंकि लीस्ट काउंट सेम है, स्टॉपवॉच सेम है। आप इस एक्सपेरिमेंट को अगर परफॉर्म करना चाहें 10 नंबर ऑफ वाइब्रेशन के लिए, तो 10 नंबर ऑफ वाइब्रेशन के लिए जो टोटल टाइम आप नोट करोगे, स्टॉपवॉच आपको जो टोटल टाइम बताएगी उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी होगी, फिर 20 नंबर ऑफ वाइब्रेशन के लिए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें, फिर 30 के लिए करें, फिर 100 के लिए कर ले। हमेशा के लिए अगर आप एक ही स्टॉपवॉच को यूज करेंगे तो उसका डिस्काउंट क्या होगा, सेम। और अनसर्टेनिटी इन टोटल टाइम फॉर n नंबर ऑफ वाइब्रेशन हमेशा कांस्टेंट होगी, सेम रहेगी। और बेशक अगर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंटर्स एक ही स्टॉपवॉच को यूज करेंगे तो भी हमारे पास अनसर्टेनिटी इन टोटल टाइम हमेशा क्या होगी, सेम होगी। अब दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड की बात करें, अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड इफ least count is a constant, least count is constant mean that is by using same stopwatch। अगर हम सेम स्टॉपवॉच को यूज करें, सेम स्टॉपवॉच, तो फिर क्या होगा, अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर हम टाइम पीरियड मालूम करना चाहें और इस एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करना चाहें मुख्तलिफ नंबर ऑफ वाइब्रेशन के लिए, तो अगर हमारे पास स्टॉपवॉच सेम होगा, बेशक आप मुख्तलिफ वाइब्रेशंस के लिए एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करो, तो क्या होगा, टोटल टाइम, अनसर्टेनिटी इन टोटल टाइम हमेशा सेम होगी। अलबत्ता अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड इनवर्सली डिपेंड करेगी किस चीज़ के साथ, नंबर ऑफ वाइब्रेशन के साथ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक ही एक्सपेरिमेंटर इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करे एक मरतबा 10 नंबर ऑफ वाइब्रेशन के लिए और फिर यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे 20 नंबर ऑफ वाइब्रेशन के लिए, और क्वेश्चन ये है कि किस केस में अनसर्टेनिटी कम या ज़्यादा होगी। सो 20 नंबर ऑफ वाइब्रेशन वाले केस में अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड लेस होगी, 10 नंबर ऑफ वाइब्रेशन वाले केस में अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड ज़्यादा होगी। अगर मैं कहूँ कि दोनों केसेस में अनसर्टेनिटी इन टोटल टाइम कितनी होगी, सेम। क्यों? बिकॉज इन बोथ द केसेस सेम स्टॉपवॉच इज यूज्ड। तो इसलिए हमें एक लेबॉरेटरी में बताया जाता है कि अगर हमने टाइम पीरियड ऑफ सैंपल पेंडुलम को एक्सपेरिमेंटली मालूम करना है, तो बजाय ये कि हम एक वाइब्रेशन के लिए डायरेक्ट टाइम नोट करें, तो ये भी एक टाइम पीरियड हो सकता है। लेकिन टीचर कभी आपको ये नहीं कहेगा कि एक वाइब्रेशन के लिए टाइम नोट करो स्टॉपवॉच के जरिए और ये आपका टाइम पीरियड हो गया। नहीं, वो आपको ये कहेगा कि भाई आप सैंपल पेंडुलम के बाब को एक्सट्रीम से रिलीज करो, नंबर ऑफ वाइब्रेशन काउंट करो, टोटल टाइम नोट करो, और फिर इस फार्मूले से कि भाई टोटल टाइम डिवाइड बाई नंबर ऑफ वाइब्रेशन, इस फार्मूले से आप क्या मालूम करो, टाइम पीरियड। और दूसरी बात ये कि आपको ये भी बताया जाता है कि भाई एटलीस्ट
20 या 30 नंबर ऑफ वाइब्रेशन के लिए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करो। तो जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन के लिए आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हो, तो एक्चुअली होता क्या है, होता यह है कि आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा टाइम पीरियड, उसके अंदर अनसर्टनिटी को मिनिमाइज करने के लिए हम उस एक्सपेरिमेंट को मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन के लिए परफॉर्म करते हैं। तो बहरहाल इस पे ईटा की क्लास में काफ़ी सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं इंशाल्लाह, वो फिर बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल इतना ही काफ़ी है। तो बेटा आज हमने डिस्कस किया, इससे पहले हमने दो तरीके हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, अनसर्टनिटी इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अनसर्टनिटी इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आज हमने अनसर्टनिटी इन पावर ऑफ क्वांटिटी, अनसर्टनिटी इन एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट्स एंड अनसर्टनिटी इन पीरियाडिक टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। तो कल इंशाल्लाह हम डायमेंशन वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।